तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और गुजरात का सोमनाथ मंदिर एक बार फिर से चर्चा में है। सोमनाथ मंदिर की चर्चा इसलिए क्योंकि इस साल सोमनाथ पर विदेशी हमले के 1000 साल पूरे हो रहे और पंडित नेहरू की चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि जब आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया गया तो पंडित नेहरू ने उससे दूरी क्यों बनाई। इस चर्चा को हवा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्लॉग पोस्ट ने, एक आर्टिकल ने, जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर के स्वाभिमान और गौरव का जिक्र करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी चर्चा की है। जिसके बाद सियासत गरमाई है। दरअसल पीएम मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन में बने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर एक लेख लिखा है। यह ब्लॉग पोस्ट सोमनाथ मंदिर पर सन 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर है और पीएम मोदी ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का नाम दिया है। इस लेख में प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में लिखा और अंत में यह भी लिख डाला है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का सोमनाथ मंदिर को लेकर क्या नजरिया था। इस ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने यूं तो काफी कुछ लिखा है, पर हम आपको सारांश में इस ब्लॉग की बड़ी बातें बताते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश यही सोमनाथ मंदिर, जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र था, विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था। फिर भी 1000 साल बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। सन 1026 के बाद समय समय पर इस मंदिर को पुनर्निर्मित करने के प्रयास जारी रहे और मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण संपन्न हुआ था और प्रधानमंत्री ने लिखा कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। 1947 में दिवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उसी समय उन्होंने घोषणा की कि यही सोमनाथ का मंदिर पुनर्निर्माण किया जाएगा, बनेगा। अंततः 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने पंडित नेहरू को निशाने पर लिया। दरअसल उन्होंने लिखा कि अक्सर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे उस दौरान। महान सरदार पटेल साहब भी ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे उस दौरान, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। पीएम मोदी के इस ब्लॉग पर कांग्रेस की किसी बड़े नेता का रिएक्शन राय अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को सियासी रंग देने में जी जान से जुट गई है। 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है। तो प्रधानमंत्री मोदी के लेख के बाद बीजेपी ने पंडित नेहरू और कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यही नहीं रुके। उन्होंने पंडित नेहरू पर एक के बाद एक कई आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर देश दुनिया के सामने रखा है। बीजेपी नेता ने पंडित नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जिक्र करते हुए बड़ा हमला बोला है। हमारी जनरेशन के आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और आगे वो लिखते हैं कि वो कला का कितना बड़ा प्रेमी था कि जब वो मथुरा में एंटर करता है
इतना अभिभूत हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए, ये तो जिन्न के बनाए हुए हैं। ऑफ तारिकुल यामनी बाई ऑफ द महमूद क्रॉनिकल्स, उसमें भी लिखा है कि जैसे ही वो मथुरा में देखता, पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था, इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर को लेकर बीजेपी ने पहली बार पंडित नेहरू पर निशाना नहीं साधा इस बार है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बाबरी मस्जिद और सोमनाथ मंदिर को लेकर पंडित नेहरू को कटघरे में खड़ा किया था। गुजरात के वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर राजनाथ सिंह गुजरात सरकार के यूनिटी मार्च में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने साधली गांव में एक सभा को संबोधित किया और इतिहास के इस पन्ने को पलटा। इसी संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि सरकारी पैसों से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। उन्होंने जब इसकी चर्चा तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल से की तो उन्होंने इसका विरोध किया। पटेल के रोकने की वजह से ही नेहरू ऐसा नहीं कर पाए। हालांकि तब पंडित नेहरू ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में हुए खर्च का मुद्दा उठाया था। इस पर पटेल ने कहा था कि लोगों से दान में मिले 30 लाख रुपए से सोमनाथ मंदिर बना था, उसमें सरकारी पैसे खर्च नहीं हुए थे। और इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सरदार पटेल के निधन के बाद जब उनके स्मारक के लिए जनता से जुटाए फंड की बात सामने आई तो पंडित नेहरू ने कहा था कि इन पैसों से कुएं और सड़कें बनाई जानी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो सरदार पटेल की विरासत को मिटाना चाहती हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी में सियासी तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे निराधार मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि ध्यान भटकाने के लिए रोज ऐसे मुद्दे खड़े किए जाते हैं ताकि जनता की असली समस्याओं पर बात न हो सके। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि हम यही कहेंगे कि आप तो ऐसे न थे, बाकियों का समझ में आता है, आपके पास क्या सबूत है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा था कि राजनाथ सिंह को एक सीरियस नेता माना जाता है, मोदी जी जैसा नहीं, उन्हें अपने डिग्री यानी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए था। और इसी तरह कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा था कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के बजाय रक्षा मंत्री को सेना पर ध्यान देना चाहिए था। उधर टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने भी कहा था कि या तो राजनाथ सिंह सबूत पेश करें या माफी मांगकर इस्तीफा दें, इस तरह के बयान शोभा नहीं देते हैं। ये उस दौरान घेरा गया था राजनाथ सिंह को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं की तरफ से। मंत्री को तो हम यही कहेंगे साहब, आप तो ऐसे न थे, बाकियों का तो समझ में आता है, बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, उनका समझ में आता है, जो बोल देते हैं, अब लोग हंसते हैं। रक्षा मंत्री भी बोलने लगेंगे इस तरह की बातें। भाई बताइए कहां है आपके पास सबूत, ये कहां से हवाबाजी करने आ गए आप? ये अजीब सी बातें करते हैं साहब। नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद, अरे भाई बाबरी मस्जिद कब बनी थी? 1560 में बनी होगी शायद। नेहरू जी कब पैदा हुए थे? सरदार पटेल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1950 में हुई थी। उसके 14 साल बाद भी नेहरू जी तो थे ना, बनाई क्या बाबरी मस्जिद? तब तो सरदार पटेल नहीं थे ना रोकने वाले। तो राजनाथ सिंह जी को चाहिए कि मोदी के राह पे ना चलें। तो आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर के विध्वंस और पुनर्निर्माण की गाथा काफी लंबी है। सन 1026 में महमूद गजनवी ने
सोमनाथ मंदिर पर बड़ा और पहला हमला किया था। उसके बाद कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन हर बार उसका पुनर्निर्माण हुआ है और आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से सोमनाथ मंदिर ने फिर से भव्य आकार लिया। साल 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्राण प्रतिष्ठा इसकी की थी, क्योंकि सरदार पटेल तब तक दिवंगत हो चुके थे। देखिए, सोमनाथ की जो गौरव गाथा है वो भारत के स्वाभिमान और पुनरुत्थान की गौरव गाथा है। और ये बात सही है कि इस गौरव गाथा को जिस पार्टी ने दशकों देश पर राज किया उसको नज़रअंदाज ही नहीं किया, बल्कि इतिहास के काले पन्नों में डालने का षड्यंत्र और आपराधिक साजिशें की हैं। और उसी बात को नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, और नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एक बार सोमनाथ मंदिर पर जो भारत के स्वाभिमान और पुनरुत्थान की गौरव गाथा है उसको देश को याद कराया है। तो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका तो साफ दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर से क्यों दूरी बनाई थी, इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय या फिर संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति धार्मिक आयोजन से जुड़े। नेहरू का मानना था कि इससे धर्मनिरपेक्ष राज्य की छवि खराब होगी। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सलाह दी थी कि यह शानदार उद्घाटन से जुड़ना ठीक नहीं है। पंडित नेहरू ने तब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखकर कहा था कि यह सरकारी आयोजन नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की सलाह नहीं मानी और समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वो मस्जिद या चर्च के लिए भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। अब जबकि सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने यह मुद्दा उठाया है, तो सियासी जगत के साथ साथ संत समाज से इसे लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आलेख हम सबको झकझोरता है। वे हमारे भीतर राष्ट्रबोध और भारतीय संस्कृति के औदार्य, भारतीय संस्कृति के दिव्य समर्पण और उसकी उच्चता का बोध कराता है। आज का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लेख भारत के उस गौरवशाली अतीत का भी स्मरण कराता है, जिसमें अनेक उत्थान पतन हुए, लेकिन हम अपनी श्रद्धा से विचलित नहीं हुए। हम अपने मानबिंदु, मूल्य और सिद्धांतों पर अडिग रहे। 1000 साल पहले शिवलिंग पर हमला करके उसको प्रहार करके उसको तोड़ा गया। एक साधु के नाते मुझे इतना ही कहना है कि मूरत तोड़ी गई, सूरत नहीं तोड़ पाए। सूरत अभी भी 1000 साल के बाद भी इतनी ही अखंड, शाश्वत, अक्षुण्ण है। तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेख के बाद जो बवाल मचा है उस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा वरुण जी आपसे ही, चूंकि प्रधानमंत्री का लेख तो सामने है, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता का रिएक्शन है नहीं और दोषी ठहराए जा रहे हैं पंडित नेहरू इस पूरे लेख में कि वो इंटरेस्टेड थे ही नहीं, वो चाहते ही नहीं थे। और इसके बावजूद उस वक्त के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे और दूसरे नेता भी पहुंचे थे, लेकिन पंडित नेहरू का इंटरेस्ट नहीं था। देखिए संजीव जी, कितनी हास्यास्पद बात है। आप कह रहे हो बड़े नेता, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस को मैंने आज भी सलाह दी है, कतई जो रोज बॉल फेंकते हैं ना मोदी जी, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम खराब करने की जरूरत। अगले महीने फिर कोई नई बॉल फेंकेंगे, फिर कांग्रेस के पीछे भागेंगे, तो कांग्रेस को ये मूर्खता करनी नहीं थी जो करती जा रही है 12 साल 11 साल। दूसरी बात, सरदार पटेल कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी का क्या बैकग्राउंड था, सारे कांग्रेस के थे, इनका क्या रोल है। ये जो क्रेडिट खोरी कर रहे हैं ना, खुद के पास सामान था वो दूसरे की चीजें हाईजैक करना, दूसरे के पुत्र को गोद लेना, वो आप अपने नेता जो आपके 100 साल का इतिहास हो गया, जितना भी हो गया, उसको अपनी बात क्यों नहीं करते हो कांग्रेस के नेता होने से। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक फोरम है, डेमोक्रेटिक फोरम है, उसमें 10 तरह की अपनी बात होती है और समय काल परिस्थिति के अनुसार उस समय के प्रधानमंत्री ने सबने निर्णय लिए। अभी नेहरू जी को क्यों कोसते, मैं आपको बता रहा हूँ क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे। ये साइकोलॉजी है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जब से आई भारत में, कांग्रेस का एक सिक्के के दो पहलू, गांधी परिवार और कांग्रेस। तो नेहरू जी की कोई जो वो जड़ मानी जाएगी, प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी के नाम से जड़ काटें तो कांग्रेस किसी न किसी रूप में समाप्त हो जाए, ये इनका है। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेसी आधे सांसद कांग्रेसी पृष्ठभूमि के इस लेवल तक चले गए। अटल जी, अडवाणी जी ने
देखो उनकी एक रेस्पेक्ट थी उनके टाइम, पॉलिटिकल पार्टी ठीक। बीजेपी की भी रेस्पेक्ट। वरुण जी, पार्टी वरुण जी, with the 60 सेकंड का difference पहला ये कहलाती है। चक्र था, मैं आता हूं दोबारा, आपको बताना भूल गया था, लेकिन मैं दोबारा आता हूं, आपकी बात समझ गया। डॉक्टर कौशल, जवाब दीजिए कि आप लोग जानबूझकर सिर्फ नेहरू का राग अलापते हैं और ये देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक और तरीका आप लोगों ने निकाल लिया लेख के जरिए। वरुण जी कम से कम इतना ईमानदार तो है, कम से कम ये बात एक्सेप्ट तो करते हैं कि कांग्रेस मतलब नेहरू परिवार। इन्होंने अभी कहा एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, किस तरह से वो डेमोक्रेसी के ऊपर एक परिवार की सत्ता को तोपना चाहती है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। इसमें गलत बात क्या है? डेमोक्रेसी किसी परिवार की जागीर नहीं हो सकती है। डेमोक्रेसी किसी के घर का डोरमेट नहीं हो सकती है। जो कांग्रेस ने बना रखा है नेहरू खानदान और गांधी परिवार का, तो हम उसको उठाते रहेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हम विषय की बात करें, सोमनाथ मंदिर की बात करें, क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस नेहरू जी हो या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, वो हिंदूवादी, हिंदू सभ्यता के जो प्रतीक है, चाहे वो सोमनाथ रहा हो नेहरू जी के जमाने में, चाहे आज का राम मंदिर रहा हो। आप बताइए, राम मंदिर में कोई भी एक चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई गया है? कोई नहीं गया है। कांग्रेस के सारे रहे हैं, समाजवादी के भी रहे हैं, बाकी पार्टियों के रहे, एक भी नहीं गया। मथुरा कोई गया? ठीक है, समय आपका समाप्त हो चुका है। आप दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में आता हूं। वरुण जी जवाब दीजिए। हिंदूवादी जितने प्रतीक चिन्ह हैं, हिंदूवादी जितने भी, ठीक है सर, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। डॉक्टर कौशल आपके पास आता हूं। वरुण जी, बीजेपी तो ये कह रहे कि आप लोगों को हिंदूवादी जितने प्रतीक चिन्ह है, मंदिर, इन सब से आपत्ति है, और जब नींव ही शुरुआत में पहले प्रधानमंत्री के तौर पर रखी गई थी वही चली आ रही है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, इस बातों का जवाब देने का कांग्रेस को कोई अर्थ ही नहीं है। अब इन्होंने परिवार कर दिया। भाई कितने परिवार हो आपके खुद की पार्टी में? अध्यक्ष बनाया वही परिवारवादी बनाया, अभी क्यों नहीं हटाया आपने परिवारों को? कांग्रेस बस एक गांधी परिवार को कोसना, एक नहीं सर, इस बात पे आइए ना, इस बात पे आइए ना सर। जिस मुद्दे पर एक बार दुनिया को, देश को समझाइए तो सही कि पंडित नेहरू के विचार उस वक्त क्या थे, उनकी बातों को। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हमारे राजस्थान में एक शब्द होता है खोडले। खोडली बातों का हम जवाब नहीं देते। आप अपने पिताजी दादाजी से पूछो, आपने ऐसी बात क्यों की थी, ऐसी क्यों की थी? समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं सभी। मैंने मोदी जी को कभी नहीं कोसा, ये तो कोसते हैं सबको बैठ के, हमारे संस्कार ही नहीं है। जो समय काल परिस्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री या राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व होता है, ये हमारे परिवार के बड़े जन होते हैं, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो क्या वो परफेक्ट गॉड की जैसे निर्णय होते हैं क्या? कोई लेता है कैसे? अटल जी अडवाणी जी का मैं इसलिए नाम लेता हूँ क्योंकि जमाने में एक पार्टी विद डिफरेंस, एक रेस्पेक्ट होती है, और मैं खुद मान रहा हूँ इनकी ये नहीं मानेंगे, उनका नाम ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फैसला क्यों नहीं ले पाए कि हमको नहीं जा रहा है? वो तो चले गए सर, मना करने के बावजूद। दूसरे नेता भी उसमें पहुंचे हुए थे, तो वो काल परिस्थितियां एक नेता के लिए अलग थी, राष्ट्रीय नेता के लिए एक के लिए अलग हो गई थी। नहीं, कोई अलग नहीं थी उस समय। ये समझ ही नहीं सकते डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है। हमारे बुजुर्गों ने बड़े ढंग से निर्णय लिया। राजेंद्र प्रसाद जी भी राष्ट्रपति, मैंने कहा कांग्रेस बैकग्राउंड से थे, इनके बैकग्राउंड के नहीं ढोल पीट रहे हैं। सरदार पटेल भी इनका नहीं, इनका क्या रोल है मंदिरों के निर्माण? पूछ रहे हैं आपने राम मंदिर की बात की, वो भी कांग्रेस को ये तो सफाई देनी पड़ेगी ना कि अगर आपके कांग्रेस बैकग्राउंड के दूसरे बड़े नेता वहां पर पहुंचे तो पंडित नेहरू क्यों नहीं पहुंचे थे? अरे भाई ये मेरी बात तो सुन लो, वो भी जवाब दे रहा हूँ आपको। अभी सोमनाथ जी की बात की, वो राम मंदिर भी ट्रस्ट से ही बना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। इन्होंने क्या कर लिया उस समय? नेहरू जी वाज ऑफ द ओपिनियन कि ट्रस्ट के माध्यम से बनना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड हो रही है चीजें, और वो बने। आज भी वही बने। इन्होंने क्या कर लिया? अलग से कर लिया। क्या आपके नेहरू जी क्यों नहीं पहुंचे? ये कोई प्रश्न नहीं होता। आप क्यों नहीं गए अयोध्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मानसिकता, इनकी मानसिकता क्या, इनका मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं। आदमी कौन से मंदिर जाएगा नहीं जाएगा तो उसका अपना तो सर सोमनाथ फोर्स कर सकते हो किसी को वहां क्यों नहीं गए? अब तो यही सवाल हो रहा है ना कि फिर हिंदू जितने प्रतीक थे उनको लेकर आपत्ति थी, क्योंकि जो चंदे का पैसा इकट्ठा हुआ था उसका भी हिसाब किताब मांगा जा रहा था सोमनाथ मंदिर को लेकर, और वो मंदिर बनवाने के विरोध में बात कही जा रही थी कि इससे कुएं और जो है कि सड़कें बनाओ। नहीं, वो गलत बात है क्या? पहले धार्मिक करते नहीं थे क्या? सेठ लोग सारे कुएं, बावड़ियां, धर्मशालाएं बनाते नहीं थे क्या? अरे सर, तो पैसा मंदिर के लिए इकट्ठा हुआ था ना, यही तो बीजेपी पूछ रही है। यही तो बीजेपी पूछ रही है कि पंडित नेहरू क्या? आज की बीजेपी है कहाँ? कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी है। आधे तो इनके सांसद ही नहीं, इनके पृष्ठभूमि के। कौन सी बीजेपी का प्रश्न का जवाब देगा कोई? हम राजस्थान में, मैंने आपको शब्द का डायलेक्ट, लोकल डायलेक्ट का आपको जवाब, ऐसे लोगों को जवाब देना ही नहीं चाहिए। मैंने आज भी सारे चैनल पे, जब मुद्दा है, बात निकली है तो चर्चा तो होती है। राजनीति आप भी मुद्दों को लेकर करते हैं, वो भी मुद्दों को लेकर कर रहे हैं। आप कोई बात बोलेंगे, वो जवाब ना दे तो आपको भी बुरा लगेगा, तब आप कहेंगे कि देखिए मुद्दों से भाग रहे।
जब देश में वो मुद्दा इस वक्त चल रहा है, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से थे। ये मुद्दा चलाने का प्रयास किया जाता है। हाँ, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना डॉक्टर कौशल। मैं आपको वरुण जी सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, सब अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पे गए हैं। ये फैक्ट है। क्यों गए थे, क्या करने गए थे? और वहीं राम मंदिर पर नहीं गए। समस्या यह है कि आप जब डिस्टेंस करते हैं अपने आप को सेलेक्टिविटी के साथ, यह सबसे बड़ा कम्युनलिज्म का सिंबल है कि आप धर्म के नाम पे किसी से डिस्टेंस। क्या हिंदू धर्म पॉलिटिकली अनटचेबल बना दिया कांग्रेस ने? क्यों नहीं आप जब जाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं, आप अजमेर शरीफ जाते हैं, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, आप चर्च में जाते हैं, फिर राम मंदिर, काशी, और मुझे ये बता दीजिए कि मथुरा से आपने डिस्टेंस क्यों किया? इसलिए क्योंकि वो हिंदूवाद के सिंबल है। अगर आप वहां जाएंगे तो आपका अपना वोट बैंक प्रभावित होगा। वरुण जी, आप साफ सुथरे आदमी हैं, आप अपने घर में भी इसका जवाब नहीं दे सकते। ठीक है वरुण जी, अपने घर के परिवार मतलब आप कह रहे हैं कि यह सनातन परंपरा और हिंदूवादी विरोध की जो रीति रिवाज है वो अभी नहीं, तभी से शुरू कर दी गई थी। ठीक है सर, आता हूँ वरुण जी जवाब। ब्राह्मण बनने की कोशिश करते हैं, वरुण जी वो राम मंदिर क्यों नहीं जाते? ठीक है सर, मैं समझ गया, सवाल जवाब तो लेते हैं। वरुण जी, मैं कह रहा हूं अब इन्होंने इतनी बात करी तो मैं इसीलिए तो कह रहा था इस बात। अब आप ये तो जवाब नहीं दे सकते अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे क्यों गए, बताइए आप। मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ गए। अब नहीं, ये सवाल तो होगा सर, बाबर की मजार पर जाएंगे और सोमनाथ मंदिर नहीं जाएंगे तो देश भी तो सवाल पूछेगा ना। ये दिस इज द डिफरेंस। बाबर की मजार पर जाएंगे और राम मंदिर नहीं जाएंगे तो सवाल तो देश पूछेगा ना। या तो आप किसी भी मत जाते या दोनों में जाइए। फिर ये अडवाणी जी से पूछते ना क्यों गए जिन्ना की मजार में, मोदी जी से पूछते प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ की मम्मी के वहां क्या आंटी बनाने गए। अच्छा, तो उनसे हम पूछ लेंगे, लेकिन पहले आपने भी तो बता दीजिए कि बाबर के मजार पर जाना सही लगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, लेकिन सोमनाथ मंदिर और राम मंदिर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कहेंगे कि अब हम ये मुद्दा भटकाने की बात कही जा रही है। नहीं, मुद्दा भटकाने की बात सबके अपने विचार में, कांग्रेस में भी मैंने कहा ना अलग अलग विचार होते हैं। मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि फोर्सफुली आप किसी को नहीं कह सकते कि आप अरे सर, तो देश को समझाइए ना वरुण जी, आप तो सीनियर नेता हैं। विचार तो यही बन रहा ना कि आप जो कि एंटी हिंदू और प्रो एक तरह से कहा जाए मुस्लिम राजनीति करते जा रहे हैं। बाबर की मजार पर जाने को आप जस्टिफाई करने लगते हैं, और जब मंदिरों की बात आती तो कहते कि हमारे अपने विचार है, अपनी विचारधारा हमारी है। जवाब दीजिए, देश को समय खत्म हो रहा है मेरा। मैं तो नहीं गया किसी, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप सारे मंदिर चले गए क्या हिंदुस्तान के? आप जवाब दो। राम मंदिर, आप सनातनी नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो। हम तो गए, डंके की चोट पर बोल रहे हैं मंदिर गए हैं। पूरे देश हम डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि राम मंदिर गए हैं। कांग्रेस के नेता डंके की चोट पर बोलेंगे कि हम सनातनी और हम भी मंदिर गए हैं। नहीं, आपके कहने से एक मंदिर गया तो सनातनी हो जाएगा, फिर वही बात। सर, हम बाबर की मजार पर नहीं गए हैं और नहीं जाएंगे। अरे भाई नहीं जाएंगे सर। मैं तो बचपन में रामेश्वरम होया है, इतना सा था जब भी। हाँ, सारे घूमिया है पूरी दुनिया, पूरे सारे मंदिर में तो चलिए हमको तो ले ठीक है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, यानी कांग्रेस के नेताओं को जवाब इस पर सूझ नहीं रहा। अब तो यही माना जाएगा ना। आप भी कह रहे कि तब की बातों को आप जानबूझकर उठाया जा रहा, यानी कांग्रेस के नेता इस मामले पर घिरते दिख रहे हैं, या फिर उनकी राजनीतिक तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसीलिए इसको छूना नहीं चाहते। ठीक है सर,